Hello, dear students. Hope you all are fine at your places. बेटा, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास पार्ट थर्ड रहेगा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से। सेकंड टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पार्ट जो हमने लास्ट टाइम आपके साथ वीडियो शेयर किया था, बेटा उस सेकंड पार्ट में अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने इस फोल्डर में आपको बॉक्स के भीतर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में बेटा हमने आपसे एक तो साइंस है क्या, और फिर फर्दर जब हमने साइंस को सब डिवाइड किया था इंटू डिफरेंट ब्रांचेस, तो हमारा मेन फोकस जैसे फिजिक्स पे है, तो हमने फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ाया जाता है, फिजिक्स है क्या, उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको डिस्कस किया था। तो पहला पार्ट है व्हाट इज फिजिक्स, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड विद यू ड्यूरिंग आवर सेकंड पार्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट जो हमने लास्ट वीडियो में जो शेयर किया आपके साथ, जिसको आपको डिस्कस किया गया, एंड दैट इज रिगार्डिंग प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। इसमें हमने दो डिफरेंट थ्योरीज हमने आपके साथ शेयर की थी। एक था आपके पास यूनिफिकेशन और दूसरा था रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एज द नेम सजेस्ट, देखो उसी की नेम से आपको पता चल रहा है। यूनिफिकेशन में हमने बात की कि बहुत सारे डिफरेंट लॉज या थ्योरीज जो आप पढ़ते हैं, उन सभी थ्योरीज की अगर मैं बात करूं, अगर वो नंबर ऑफ थ्योरीज बहुत ज्यादा होंगी तो आपके पास फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसका स्कोप बहुत ही वाइड है। अब देखते हैं नेचर में आप एक छोटे से फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल से लेके नेचर में आप यूनिवर्स तक की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही छोटे साइज से लेके बहुत बिगर साइज की बात होती है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने आपको स्कोप के रिगार्डिंग जब हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था आप क्वार्क से लेके आप यूनिवर्स के साइज तक की बात कर रहे हो और उसमें होने वाले सभी फिनोमेना को आपने डिस्कस करना है। तो मुझे बताइए बेटा, उन सभी फिनोमेना को बताने के लिए आपको थ्योरीज भी उतनी ही चाहिए, लॉज भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे नेचुरली। तो यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज में साइंटिस्ट ने क्या किया, नंबर ऑफ लॉज या नंबर ऑफ आपके पास हम कहते हैं फिजिकल जो हैपनिंग्स हो रही हैं नेचर में, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी। मीन्स अगर मैं नंबर ऑफ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज की हेल्प लेता हूं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज यूनिफिकेशन। मीन्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फ्यू थ्योरीज के बेसिस पे हम अगर एक्सप्लेन करें, ये बात आ गई थी यूनिफिकेशन के अंदर जो प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया था। लेकिन जो हमने इसी के अंदर लिया वो था रिडक्शनिज्म। हम यूनिफिकेशन की बात कर चुके हैं, रिडक्शनिज्म में आप बेटा क्या करते हैं, आप किसी बिगर सिस्टम को, बहुत बड़े सिस्टम को जब आप स्टडी करना चाहते हैं डिटेल में, तो आप उसको सब डिवाइड कर देते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, छोटे छोटे हिस्सों में। अब छोटे हिस्सों को जब आप एलैबोरेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो बिग बिग सिस्टम को एक्सप्लेन कर देगा। जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमें उसके कॉन्स्टिट्यूट्स को समझना जरूरी है। रिडक्शनिज्म जो है वो आपके पास एक बिगर सिस्टम को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए हमने उसको तोड़ दिया छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना है तो यूनिवर्स बना किसके कारण है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स। इसके अंदर हमने 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ाए थे, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, फिर हमने सुपर कूल्ड लिक्विड और प्लाज्मा की बात की। हमने कहा हर एक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के कारण बना है। तो इफ वी गो डीप इनटू दिस एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से पढ़ लूंगा, इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे पास होगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा यूनिवर्स इन्हीं के काम तो बना है। तो हम पूरे यूनिवर्स को भी उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कहने का मीनिंग रिडक्शनिज्म में हम बिगर, अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और छोटे टुकड़ों को स्टडी करके हम एक बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद फिर हमने बात की थी बेटा स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स में बेटा हमने आपको बताया कि फिजिक्स क्या एक बहुत ही आपके पास एक लिमिटेड सब्जेक्ट है या बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इसका स्कोप डे टू डे लाइफ में कैसा है। हमने जैसे आपको बताया कि आप छोटे से साइज साइज ऑफ द एटम से भी छोटा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस से भी छोटा, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, उनसे भी छोटे क्वार्क्स की जब हम बात करते हैं, तो आप उतने छोटे से सिस्टम से लेके आप बिगर गैलेक्सीज तक की बात करते हैं, तो उसमें होने वाले डिफरेंट फिनोमेना को आप स्टडी कर रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं एक छोटे से
माइक्रो वर्ल्ड से लेके हम मैक्रो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, और उसमें होने वाले सभी फिनोमिना को अगर आपने स्टडी करना है तो ये जो फिनोमिना है ये मिलियन टाइम्स होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं फिजिक्स एक बहुत ही स्टडी है, इसका स्कोप बहुत ही वाइड है। ये टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हैं, मैंने उनको जस्ट अभी ब्रीफ आउट किया है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब का जो पार्ट सेकंड लेक्चर है मेरा, इसी पे फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट पे आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा लिंक, आपके टॉप स्क्रीन पे आपके पास एक क्लिक करने के लिए आएगा, आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली आप सेकंड वीडियो पे जा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के खत्म होने के बाद एंड में आपके पास बॉक्स आएगा, जिस बॉक्स पे आप उसको डायरेक्टली क्लिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बेटा आई होप कि ये जो टॉपिक हैं जो अभी तक हम कर चुके हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े तो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब बात आती है कि आज का वीडियो जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड हियर इन पार्ट थर्ड, बेटा इसमें हम एक्साइटमेंट्स इन फिजिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत ही वाइड स्कोप है इसका। तो फिर एक्साइटमेंट इन फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ के डिफरेंट टाइप की एक्साइटमेंट क्यों आती है, मीन्स उसमें एक्साइटमेंट वाला बात क्या है, फिजिक्स इतना एक्साइटेड सब्जेक्ट क्यों है, व्हाई इट इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स, हम फिजिक्स को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊंगा, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इसको ले सकते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देख पा रहे हैं बेटा, एवरीथिंग दैट यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ। मुझे बताइए, मैं इस समय जिस क्लासरूम में हूँ पढ़ाने के लिए, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने टेबल लैंप भी है, मेरे रूम में फैन भी लगा हुआ है, मैं कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ, लिखने के लिए मैं राइटिंग पैड यूज कर रहा हूँ, मेरे आपसे जो बात हो रही है दैट इज बाय मीन्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स लाइक माइक्रोफोन्स का यूज कर रहा हूँ, मैं स्पीकर्स का यूज कर रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, एवरीथिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। आप देखेंगे छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो आज की डेट में आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, अपनी एक्साइटमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी इजीनेस के लिए, चाहे आप किचन में चले जाएं, मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा वन बाय वन। अभी जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हम आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। आप देखेंगे हर जगह फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन है, चाहे आप हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे डॉक्टर्स के पास चले जाओ, चाहे आप मार्केट में जा रहे हो, चाहे आप ड्राइव करके कहीं से कहीं जा रहे हो, हर जगह फिजिक्स का ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन है, फिजिक्स के दिए गए लॉज को इंप्लीमेंट करके बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स हमने डेवलप कर रखे हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प कर रहे हैं। नो डाउट एक्साइटमेंट इन फिजिक्स इज टू लार्ज, वी कांट एक्चुअली कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इवन आप जब बुक्स को पढ़ेंगे तो बुक्स में भी पूरा कवर नहीं होगा, यू कैन एक्चुअली इवन थिंक, आप उसको सोच सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट जो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे बेटा, वो आपके पास है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस, हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में फिजिक्स का रिलेशनशिप क्या है, केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए या केमिस्ट्री को समझने के लिए हम फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल कैसे वहां पर प्ले हो रहा है, कैसे ये इंटरलिंक्ड है, हाउ इन फिजिक्स केमिस्ट्री इज प्लेइंग द गुड रोल। तो ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड जो कनेक्शन है वो कैसे है, मीन्स फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री का फिजिक्स के साथ, इसी तरह से फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ, बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ, फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ, मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ। तो हम कह रहे हैं इंटर रिलेटेड। हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर ओनली टोटली इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द अदर्स। फिजिक्स जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स भी हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हाउ दीज आर एक्चुअली व्हाट रिलेटेड टू ईच अदर, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस, कैसे डिफरेंट ब्रांचेस के साथ फिजिक्स क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, और हम डे टू डे लाइफ में कैसे एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं। और इसके बाद बेटा आपके पास थर्ड टॉपिक तो इस यूनिट को कंप्लीट करेगा, एंड दैट इज रिगार्डिंग फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। वो फंडामेंटल फोर्सेज जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसके बेसिस पे आप डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे। कौन सी फोर्सेस हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं नेचर में, और कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं नेचर में, उनको भी हम डिटेल में यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जरूरी नहीं सिर्फ हमने वीकेस्ट फोर्सेस और आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस को यहां पर पढ़ना है, तो नेचुरली वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच में इंटरमीडिएट
आपके पास फोर्सेस भी आएंगी। तो इंटरमीडिएट लेवल में आपके पास फोर्सेस का कंसेप्ट क्या रहेगा, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज दैट इज टॉपिक that we have to actually discuss here. That is regarding excitement in physics, physics in relation to other branches, as well as fundamental forces existing in nature. Okay बेटा, अब चलते हैं एक एक करके हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो ठीक है बेटा, अब हम पहला टॉपिक लेते हैं आज का, और पहला टॉपिक आज का जो रहेगा वो बेटा है आपके पास एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। मैं इस टॉपिक को सबसे पहले डिस्कस, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब बात करते हैं कि फिजिक्स एक एक्साइटेड सब्जेक्ट क्यों है। हम इसको अदर सेंस में ऐसा भी ले सकते हैं कि व्हाई फिजिक्स इज सो एक्साइटेड, व्हाई एक्साइटमेंट इज वेरी वेरी लार्ज इन सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर साइंस सब्जेक्ट्स। ऐसा क्यों? पहला है, हम कुछ एग्जांपल से बता रहे हैं, मैं इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला है लाइव ट्रांसमिशन थ्रू टेलीविजन। बेटा आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस हेडिंग को समझने के लिए आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। आप उस समय को इमेजिन कीजिए जब आपको टेलीविजन नहीं था या लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं था। मुझे बताइए आज की डेट में जैसे कहीं पे क्रिकेट मैच चलता है, जैसे आईपीएल सीरीज आज की डेट में जो चल रही है, वो आईपीएल सीरीज कहीं पे टेक प्लेस हो रही है और घर में आप बैठ के लाइव एंटरटेनमेंट, घर में बैठ के आप अपने बेड पे हैं, रजाई में हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, चेयर पे हैं, आप उस लाइव एंटरटेनमेंट को आप अपने घर में डायरेक्टली देख पा रहे हैं। ना सिर्फ देख पा रहे हैं, इवन आप उनको सुन भी पा रहे हैं। लाइव प्रोग्राम्स आपने देखा होगा, किसी स्टूडियो में अगर कोई लाइव इंटरव्यू चलता है तो वो तो स्टूडियो में दे रहा था, लेकिन आपके घर में वो लाइव एंटरटेनमेंट आप डायरेक्टली क्या करते हैं, व्यू करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? आप कभी इमेजिन कीजिए, कभी ये आपने सोचा कि जब ये टेलीविजन सेट नहीं था, या जब ब्रॉडकास्टिंग का कंसेप्ट नहीं था, सैटेलाइट का कंसेप्ट नहीं था जिसके थ्रू हम ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल था? क्या आप एक जगह का इंफॉर्मेशन, क्या आप दूसरी जगह थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर अमेरिका में होने वाला इवेंट, या फिर कतर में जो अभी फीफा इवेंट हुआ, उसको हम डायरेक्टली अपने घर में बैठ के, इंडिया में हम अपने घर में बैठ के देख रहे हैं? तो कभी इमेजिन कीजिए, क्या कतर में होने वाली चीज को आप डायरेक्टली आप घर में बैठ के व्यू कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय फिजिक्स। हम फिजिक्स में दिए गए डिफरेंट फिनोमिनास को या डिफरेंट लॉज को जब हम पढ़ते हैं, तो उन लॉज को इंप्लीमेंट कौन करते हैं? इंजीनियर्स। उन लॉज को इंप्लीमेंट किया जाता है इन मेकिंग सर्टन ब्यूटीफुल डिवाइसेज और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट हमारे सामने आया, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा लाइव टेलीविजन, तो वो एक इनोवेटिव काम है। टेलीविजन में आपके पास पिक्चर कैसे आती है, साउंड कैसे आपके पास फ्लो कर रही है वन एंड टू अनदर, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो है बेटा ये फिजिक्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो चीजें आपने कभी इमेजिन नहीं की होंगी, आप अपने दादाजी, ये दादाजी की अगर बात करो तो उस समय टेलीविजन सेट नहीं था। मुझे बताइए, वो तो लाइव इवेंट को सोच भी नहीं सकते थे। आज की डेट में हम लाइव इवेंट कहीं पे भी टेक प्लेस हो रहा है, हम अपने टेलीविजन सेट पे या विद द हेल्प ऑफ द यूट्यूब हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो ये एक एक्साइटमेंट पार्ट है। और एक्साइटमेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि जो हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी किसने दी है, वो किसके बेसिस पे डेवलप हुई है? दैट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स ओनली। लेकिन आपके पास जैसे है, बात करते हैं कंप्यूटर्स विद हाई स्पीड एंड मेमोरी। आज की डेट में जो कंप्यूटर्स आप यूज कर रहे हैं, डे बाय डे उनका प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उनका रैम इंक्रीज किया जा रहा है, उनके ग्राफिक कार्ड्स को हम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे थे कि हाई रेजोल्यूशन में आप देख सके। आज आपका स्मार्ट टेलीविजन या स्मार्ट जो आपके पास मोबाइल फोन है, वहां पर भी हम हाई स्पीड, हाई मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो इनोवेटिव गैजेट्स जो आज की डेट में आप यूज कर रहे हैं, दिस हैज बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स का ही एक सब सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ये तो उसी के बेसिस पर डेवलप किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में रेवोल्यूशन ला रही है। हमारे पहले कंप्यूटर्स बिगर साइज के थे, हमने उनको कॉम्पैक्ट कर दिया है। आज की डेट में जो आपका स्मार्टफोन जो आज की डेट में आप अपने हाथ में लेते हैं, वो पूरा फुल फ्लैश्ड एक कंप्यूटर ही है। आप कंप्यूटर के सारे काम एक छोटे से गैजेट्स में कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो इनोवेशन है स्मार्टफोन, उसने बहुत सारी इनोवेशन को ऑब्सोलीट कर दिया। जैसे घड़ी आजकल हम यूज नहीं करते, घड़ी को खत्म कर दिया। क्यों? मोबाइल में टाइमिंग देखा जा सकता है।
आपके पास कैमरास, डिजिटल कैमरास की टेक्नोलॉजी, वो भी फिजिक्स का देन था, लेकिन उसको भी आपके पास ऑब्सोलीट कर दिया किसने? स्मार्टफोन ने। आज हमारे पास हाई रेजोल्यूशन डीएसएलआर कैमरास हैं। तो कहने का मीनिंग है डे बाय डे जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उस टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किसका है? फिजिक्स का है। अब देखिए यूज ऑफ रोबोट्स। अब बेटा अगर आप डिटेल में देखिए तो अभी अगर मैं डिटेल में बात करूं तो आपने रोबोट्स के बारे में नो डाउट आगे पीछे सर्च जरूर किया होगा यूट्यूब में। मैं एक रोबोट, ह्यूमन रोबोट की बात कर रहा हूं। ये ऑर्डिनरी रोबोट्स की बात नहीं हो रही बेटा, मैं यहां पर ह्यूमन रोबोट की बात कर रहा हूं। आज आप चेक कीजिएगा, SOPHIA, सोफिया, ये ह्यूमन रोबोट है। दैट इज ह्यूमन रोबोट। पहला ह्यूमन रोबोट जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया, अब उसकी डेवलपमेंट में जो टेक प्लेस कर रहा है पार्ट, वो फिजिक्स है। फिजिक्स ने कैसे यूटिलाइजेशन किया, नो डाउट हम सिर्फ फिजिक्स का यूटिलाइजेशन वहां पर नहीं कर रहे, नो डाउट वहां पर हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज किया है, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज किया है। तो नो डाउट बहुत सारे सेगमेंट्स वहां पर यूटिलाइज होते हैं, उसके बाद जाके रोबोट तैयार होता है। लेकिन फिर भी रोबोट्स को डेवलप करने में जो सेमी कंडक्टर्स यूज हो रही है, सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी जो यूज होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं, वो फिजिक्स ने दी है। तो हम कह सकते हैं आज गूगल में जाके आप सोफिया को सर्च कीजिएगा, आप देखेंगे ये पहला ह्यूमन रोबोट है जिसको यूएई ने अपनी सिटीजनशिप भी दे रखी है। ये आपके लिए शायद नया इंफॉर्मेशन होगा, या फिर अगर आपने पहले से पढ़ रखा है दैट्स रियली गुड। आप इस रोबोट को जब देखेंगे तो आपको लगेगा ह्यूमन बीइंग्स और रोबोट में फर्क ही नहीं है। हम कहते हैं रोबोट्स में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, पर लेकिन दिस रोबोट हैज बीन गिवन व्हाट? द सेंस ऑर्गन्स। वो स्माइल कर सकता है, वो आपसे बात कर सकता है, और आपको लगेगा वो मशीन नहीं है, वो इंसान है। तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुका है, तो आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, उसमें मेजॉरिटी पार्ट जो टेक प्लेस कर रहा है बेटा, वो कौन कर रहा है? वो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट कर रहा है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। तो इसलिए हम फिजिक्स को एज ए एक्साइटमेंट के तौर पर स्टडी कर रहे हैं। अब इसके अलावा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स में से, आप में से बहुत सारे लोगों ने थ्रू प्लेन एयरक्राफ्ट ट्रैवल किया होगा, बाय हेलीकॉप्टर और बाय एरोप्लेन्स। एक जगह से दूसरी जगह आप डेस्टिनेशन में गए होंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए इतना बिग मेटल का पीस, कभी आप इमेजिन कर सकते हो इतना बिग मेटल का पीस हवा में हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में आप उसको मूव कर सकते हैं हवा में। अगर मुझे राजौरी से जम्मू जाना है, या जम्मू से दिल्ली जाना है, या फिर दिल्ली से मुझे यूनाइटेड स्टेट के किसी मेन सिटी में जाना है, तो मुझे बताइए इतने बिग मेटल के पीस को रिस्ट्रिक्ट करना, एक प्रॉपर वे में उसको मूव करना, इज दैट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग? आप खुद सोचिए, एक आयरन की रॉड को इमेजिन कीजिए, क्या आप सोच सकते थे कि वो आयरन का रॉड आपके पास हवा में उड़ेगा और प्रॉपर आप जिस जगह पे ले जाना चाहते हैं वहां पर उड़े? पॉसिबल नहीं है। एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। अगर आपने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है, आने वाले समय में, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपका आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम आपको बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाएंगे, तो उसमें बताया जाएगा हाउ द प्लेन एक्चुअली वर्क्स, हाउ द प्लेन फ्लाई। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम किसका कांसेप्ट है? फिजिक्स का। तो नो डाउट जिस चीज के बारे में आप सोच नहीं सकते, आज वो चीजें पॉसिबल हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? ओनली बिकॉज ऑफ फिजिक्स। अब मुझे बताइए, मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूं, दैट इज थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो कॉन्सेप्ट किसका है? फिजिक्स का है। आप जो घरों में लगे हुए डिवाइसेस जो मॉडर्न यूज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया? फिजिक्स। नो डाउट majority of the components that we are using today in our day-to-day life are actually developed on the basis of the technology given by what? Given by physics. इसलिए हम कह सकते हैं फिजिक्स में बहुत सारा एक्साइटमेंट है, बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जैसे कुछ ही एग्जांपल्स के साथ मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। जैसे अब बात की जाती है लेजर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। लेजर्स हैं क्या? लेजर्स बहुत ही हाई एनर्जेटिक बीम्स होती हैं। अब जैसे आप 12th में पहुंच चुके, लेजर को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर लेकिन अब जस्ट आपके लेवल में जाके अगर हम बात करें तो आप कहेंगे ये हाईली एनर्जेटिक बीम्स हैं। ये इतनी हाईली एनर्जेटिक बीम्स हैं
कि इनके कारण जो हीटिंग इफेक्ट हम जनरेट कर सकते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि हम जिस पॉइंट पे लेजर बीम को स्ट्राइक करेंगे, उस पॉइंट का टेम्परेचर हम ऑलमोस्ट सन की कोर के टेम्परेचर जितना राइज कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, सन का कोर का टेम्परेचर कितना हाई होगा, 10⁻7 Kelvin, या 10⁸8 Kelvin, या 10⁻11 Kelvin. Yes, we can reach that particular temperature with the help of what? These lasers. आप एक बिग ब्लॉक ऑफ स्टील की अगर बात करें, एक बहुत ही मेटल का पीस है मेरे पास, स्टील का, तो उस स्टील के मेटल के पीस में से अगर मुझे हेयर लाइन पैसेज पास करना है, बिल्कुल थिन हेयर लाइन पैसेज, तो आज की डेट में वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? दीज लेजर्स। तो ये लेजर्स डेवलप कैसे हुए? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से। तो आप खुद इमेजिन कीजिए, इसका मीनिंग है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो हम जब डिस्कस करेंगे तो हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? दीज सर्टेन एग्जांपल्स। अब इसके अलावा इमेजिन कीजिए, मुझे बताइए, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द बल्ब्स और बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, आप इमेजिन कीजिए, आप अंधेरे में हैं, आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, रात का अंधेरा है, मैं लट करता हूं, मून भी नहीं है जिसके कारण थोड़ी बहुत लाइट हो। आप इमेजिन कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, कितना अंधेरा है। आप क्या मूव कर सकते हैं एक रूम से दूसरे रूम में? नो, बट विद द स्विच ऑन, आप जब किसी यानी कि बोर्ड में से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के मींस इलेक्ट्रिकल स्विच को जब आप ऑन करते हैं, इमीडिएटली विद इन नो टाइम पूरा घर बल्ब की ब्राइटनेस से क्या कर देता है? ग्लो कर देता है, एंड यू कैन वॉक एवरीवेयर। बट इमेजिन द थिंग, suppose there is no electricity and you have to actually walk from one room to the other room. It is not even possible, though you are actually experiencing day by day, but it is still not possible to move from one place to the other place without electricity, without these lights. इसका मीनिंग है बल्ब का जो डिस्कवरी, हम इन्वेंशन ही कहेंगे, बल्ब का जो इन्वेंशन है या इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन है, वो किसने दिया? फिजिक्स, फिजिसिस्ट ने। फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन है। आप नेचर में जो कुछ भी आप आगे पीछे देख रहे हैं, अपने घरों में, अपने घर से बाहर, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारा, ऑलमोस्ट 99% ऐसी चीजें हैं जो फिजिक्स की ही कंट्रीब्यूशन है। तो फिजिक्स अपने आप में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स एक बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ सब्जेक्ट है, जिसको आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बेटा, जब आप टॉपिक को समझे, ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। आप चीजों को समझिए और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब डिटो कॉपी आप नहीं याद कर सकते। मैं कहूं कि यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपके पास जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस हम लिखे, आप इसको कॉपी कीजिए। नो, यू कैन एक्चुअली इमेजिन। आप सोचिए चीजों को और उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। यू गेट व्हाट? यू गेट मोर मार्क्स फॉर योर इनोवेटिव वर्क। आप अपने इनोवेटिव वर्क के लिए ज्यादा मार्क्स लेंगे। अब बेटा, आपके पास सेकंड टॉपिक जो हमने जैसे कहा था, फिजिक्स इन रिलेशन टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स का रिलेशन अब अदर ब्रांचेस के साथ कैसा है? पहला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं बेटा, वो हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ क्या है? अब देखो, केमिस्ट्री में बेटा जब आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आप एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फिर इन एटम्स के बीच में जो डिफरेंट एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे अगर आपने 10th स्टैंडर्ड तक केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपने कोवलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, डिफरेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा कुछ वीक बॉन्ड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब आप देखिए, अगर एटम के साथ एटम है तो ये एटम एक दूसरे एटम के साथ अगर बाइंड है तो किसी एनर्जी से बाइंड है। वो जो बाइंडिंग एनर्जी है, आप उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री में सिर्फ इन्हीं के बारे में, मीन्स बॉन्डिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन है, किस तरह का स्ट्रक्चर नेचर है आपके पास कंपोनेंट का। जैसे आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपने डिफरेंट, आपके पास क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूब, फिर फेस सेंटर्ड क्यूब, बहुत सारे 7 डिफरेंट हैं। आपके पास जब इनको पढ़ा जाता है तो उसके बेसिस पे हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलता है कि आपके पास स्ट्रक्चर्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो नो डाउट जो केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फिजिक्स के साथ क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो हम कह रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आपके पास एटॉमिक नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है, हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके बेसिस पे? वेरी फिजिक्स फिनोमेना के बेसिस पे ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब आप देखेंगे
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मुझे बताइए एटम कैसा है, दिखने में कैसा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। आपको लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है भाई एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, उस न्यूक्लियस के अबाउट आपको इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। ये सब जो इंफॉर्मेशन है, ये स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, क्या वो स्फेरिकल शेप का है या क्या है, इसको बताने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं वो बोहर ने किए हैं। किसने किए हैं? अगर मैं बात करूं, वो डेवलप किए हैं बोहर ने, BOHR। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो नाइल बोर ने दिया है। नो डाउट इससे पहले भी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, रुदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को हटाया किसने? बोहर ने। वो ड्रॉबैक क्या थे उनको डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक आइडिया लीजिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या वो स्फेरिकल है, क्या न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, या न्यूक्लियस के भीतर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, या प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं या इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, इनके बारे में हमें फिजिक्स में पढ़ा है। तो नो डाउट जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, एटॉमिक नंबर हैं, बॉन्डिंग, इन सब के बारे में हम फिजिक्स के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इन सब चीजों को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम बेटा यूज करते हैं एक्स-रे डायफ्रैक्शन का। अब एक्स-रेज प्रोड्यूस कैसे होती है? जब भी किसी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की है, वो कैसे की है वो आप पढ़ेंगे आगे चल के। हम लेट कर रहे हैं कि एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की, और उस हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को मैं किसी मेटल के ऊपर गिराता हूं, स्ट्राइक कराता हूं। तो जब वो स्ट्राइक करता है तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को एकदम से स्ट्राइक करके क्या करते हैं? रोकते हैं। तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म होता है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे तो निकलने वाला जो एनर्जी होता है वहां पर एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। तो उस एक्सरे से हम एक्सरे डायफ्रैक्शन करते हैं, और ये एक्सरे डायफ्रैक्शन आपके पास किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है। मीन्स उसके बीच में एटम्स कैसे हैं, एटम्स के बीच का स्पेसिंग कैसा है, आपका मटेरियल एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है, वो हम सभी प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो कहने का मीनिंग कि केमिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हैं उसको निकालने के लिए या उसको समझने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? फिजिक्स की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बोथ आर एक्चुअली व्हाट? इंटर रिलेटेड, बोथ कांट बी एक्सप्लेन्ड ओनली, यानी हम कह सकते हैं बोथ कांट बी एक्सप्लेन्ड विदाउट ईच अदर। हम दोनों को एक दूसरे के बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इफ वी हैव टू एक्सप्लेन केमिस्ट्री वी नीड द हेल्प ऑफ व्हाट? द फिजिक्स। इफ वी हैव टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ द फिजिक्स sometimes we also need what? The subjects like what? The understanding of the subject like chemistry. अब बात आती है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेज में। मैं बायोलॉजिकल साइंसेज का एग्जांपल लेता हूं। कौन सा साइंस? बायोलॉजिकल साइंस। अब आप सोचेंगे कि भाई बायोलॉजी में फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फिजिक्स कहां से आ गई? अब देखिए फिजिक्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी थ्रू इट्स इन्वेंशन। अब कहने का मीनिंग है तो बायोलॉजी में जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर डिफरेंट सैंपल्स को आप स्टडी कर रहे हैं, उनको आप जब स्टडी करेंगे तो नेचुरली जो कम इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए जिसकी मदद से आप उनको स्टडी कर पा रहे हैं। अब आप देखिए लोअर क्लास में जब आपने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा होगा या माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा होगा या वायरस के बारे में पढ़ा होगा, उसके स्ट्रक्चर्स आप पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स को आप आंखों से देखा नहीं, वो तो माइक्रोस्कोपिक है। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो वो माइक्रोस्कोप किसकी मदद से डेवलप हुआ? फिजिक्स की मदद से। तो हम कह रहे हैं कि फिजिक्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी थ्रू इट्स इन्वेंशन। वो इन्वेंशन किसी तरह की भी हो सकती है। जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बेटा 10th स्टैंडर्ड तक जो आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जो लाइट पर वर्क करते हैं, मींस लाइट गिरती है, आपने देखा होगा सैंपल के ऊपर आप लाइट गिराते हैं, फिर आप माइक्रोस्कोप से उसके ऑप्टिकल आईपीस से आप देखते हैं। एक आईपीस होता है, एक ऑप्टिकल लेंस होता है। ऑप्टिकल लेंस हो गया जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, और आईपीस होगा जो आई के तरफ होता है। तो आप उसकी मदद से आप सैंपल को स्टडी करते हैं। तो कहने का मीनिंग है सैंपल जो आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे थे, अब विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोस्कोप आप उसको मैग्नीफाई करके आप पूरी तरह से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज ना करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब इन्हीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी हम क्या करेंगे? हम बता सकते हैं कि आप हायर क्लासेस में
मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 11th-12th की बात नहीं कर रहा, जब आप हायर क्लासेस में, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जिनका मैग्निफिकेशन या रेजोल्यूशन बहुत हाई होता है। ये आपके पास अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज 1 mm है, आप खुद सोचिए 1 mm क्या हुआ? एक स्केल में अगर आप ऑर्डिनरी स्केल आप निकालेंगे, उस पर एक मार्किंग होती है 0, उसके बाद बीच में 10 डिविजन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे आता है 1 सेंटीमीटर। बेटा मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, 0 से लेके पहला डिवीजन। मैं कह रहा हूं अगर इतना साइज है, ये तो मैं मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखा रहा हूं, स्केल को देखोगे तो ये बहुत ही छोटा साइज आएगा। स्केल में जो एक छोटी सी डिवीजन आएगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप 1 mm के साइज को 1 लाख टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं 1 mm के साइज को 1 लाख टाइम इंक्रीज करूं, इसका मीनिंग है 1 mm के साथ ही दूसरा mm, फिर तीसरा mm, ऐसे मैं 1 लाख mm रखूंगा तो साइज क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। कहने का मीनिंग है आप एक छोटे से साइज को इतना बिग करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हैं कि आप उसके बीच का हर एक इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं। मुझे बताइए, एक हेयर, आप एक हेयर लीजिए, उसकी थिकनेस कितनी होगी? कुछ mm की ही होगी। मैं लग सकता हूं 1 mm का हेयर है, लेकिन जब आप 1 mm के हेयर को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, उसका साइज 1 लाख टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब 1 लाख टाइम इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है? इसको बताने के लिए मैं एक रफ एग्जांपल यहां पर लूंगा, आप इसके साथ आप इसको समझिए। 1 लाख टाइम इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है? मुझे बताइए। मैं इसको बताने के लिए दे रहा हूं कि लेट कीजिए मेरे पास एक सैंपल है जिसका डायामीटर मींस डायामीटर आपके पास 1 mm है, 1 mm। अब मैंने जब इस पर्टिकुलर सैंपल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ देखा, माइक्रोस्कोप के साथ जब देखा, उसका स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, माइक्रो MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप के साथ देखा, मैंने कहा इसके साइज को उसने 1 लाख टाइम इंक्रीज कर दिया। अब बेटा 1 लाख टाइम इंक्रीज करने का मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि 1 mm को जब मैं 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ध्यान रखिएगा कितने जीरो होते हैं 1 लाख में? 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 एंड 1 लाख। तो मुझे बताइए, जब मैंने 1 लाख टाइम इसको इंक्रीज कर दिया, ये तो बन गया 1 लाख mm। हो गया इतना? बेटा मुझे बताइए, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसा लिख सकता हूं? इनटू 1 mm। मुझे बताइए, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, क्योंकि 10 को अगर मैं इतने के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, द्वार से आपके पास 1 लाख आएगा। लेकिन हमें पता है कि 10 mm जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी जगह 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, इनटू ये मेरे पास कितना आ गया? 10,000 सेंटीमीटर्स। अब देखिए बेटा, मैं इसी सेंटीमीटर वाली टर्म को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 2 3, और मैं यहां पर 3 की बजाय मैं यहां पर 100 सेंटीमीटर लेता हूं। ध्यान रखिएगा, मैं इस वैल्यू को यहां पर लेता हूं कि अगर मैं 100 इंटू यहां पर 100 करूं तो ये ऊपर वाली वैल्यू बन गई इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। मैं ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है 100 सेंटीमीटर जो होता है वो तो 1 मीटर होता है। तो मैं इसको 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख सकता हूं। इसका मीनिंग है ये कितना बन गया? 100 इंटू 1, इट मीन्स मेरे पास ये 100 मीटर का हो गया। इसका मीनिंग है वो ऑब्जेक्ट जो रियलिटी में 1 mm का था, जब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ इसको देखता हूं तो उसका साइज माइक्रोस्कोप में कितना बड़ा कर देंगे हम? 100 मीटर। आप इमेजिन कीजिए, इतना बड़ा आपका घर भी नहीं होगा। एक छोटा सा हेयर का साइज मैंने कितना बड़ा कर दिया? 100 मीटर वाइड कर दिया। अब 100 मीटर वाइड जब हो जाएगा तो मुझे बताइए उसके भीतर जो कुछ भी होगा आप उसको इजीली स्टडी कर लेंगे। एंड दैट इज एक्चुअली डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने दिया? ये तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो फिजिक्स की मदद से डेवलप हुआ। तो हम कह रहे हैं
फिजिक्स इज एक्चुअली हेल्पिंग इन बायोलॉजिकल साइंसेस थ्रू आवर इन्वेंशंस। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारी जो इन्वेंशंस बायोलॉजिकल साइंस में हैं, हम उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिजिक्स का हेल्प ले रहे हैं। आप चाहे आप इन पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप की मदद से सेल्स को स्टडी कीजिए, वायरसेस को स्टडी कीजिए, माइक्रोब्स को स्टडी कीजिए, एवरीथिंग कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए, एक्सरेज हैव मेनी एप्लीकेशन। एक्सरे डिवाइस इसने डेवलप किया फिजिक्स में, लेकिन उसका यूज हम मेडिकल फील्ड में कैसे कर रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर लेट कीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया, हमें पता नहीं है फ्रैक्चर कहाँ पर एग्जैक्टली, हमें तो ये पता है हड्डी टूट गई, पर लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर फ्रैक्चर है, कितना फ्रैक्चर है, उसको स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक्सरेज की। तो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में भी हम अपनी इन्वेंशन, कौन सी इन्वेंशन, फिजिक्स की इन्वेंशन का यूज कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं एक्सरे हैज मेनी एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, जैसे आप तो फ्रैक्चर्स को ढूंढने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सरेज का यूज कर रहे हैं। तो एक्सरे किसने डेवलप किया, फिजिक्स ने। रेडियो आइसोटोप्स, ये भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस रेडियो आइसोटोप्स का यूज हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए करते हैं। तो जो कैंसरस पार्ट होता है बॉडी में, जहां पर जिस ऑर्गन में कैंसर है, वहां पर रेडियोथेरेपी की जाती है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन गिराई जाती है। अब रेडियो रेडिएशन जब गिराते हैं तो वहां के सेल्स को हम किल करते हैं, चाहे वो आपके पास हम कह सकते हैं बैड सेल है हमारे लिए, क्योंकि दैट कैन कॉज मैलिशियस डिवाइस, दैट इज व्हाट, डिजीजेस इन आवर बॉडी। तो उनको खत्म करने के लिए हम उन सेल्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो किल करने के लिए यूज किसका कर रहे हैं, रेडियो आइसोटोप्स का। तो रेडियो आइसोटोप्स किसका कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो हम कह रहे हैं मेडिकल फील्ड में भी फिजिक्स अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए, फिजिक्स इन रिलेशन टू, ये बेटा मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। अब आपके पास है फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी मीन्स स्पेस साइंस को स्टडी करने में फिजिक्स कैसे हेल्प कर रहा है। अब देखिए बेटा, जायंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आज की डेट में हमारे पास जायंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स को या डिफरेंट गैलेक्सीज को हम स्टडी कर रहे हैं। तो एग्जांपल, आज की डेट में बेटा आपने एक नाम सुना होगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप। अगर नहीं सुना है, आप गूगल करके जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जरूर देखिए। इसको जस्ट प्रीवियस ईयर ही लॉन्च किया गया है बाय द नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। जैसे हमारे इंडिया का स्पेस एजेंसी कौन है, इसरो, ISRO। जैसे हम अपने इसरो के ऊपर प्राउड फील करते हैं, अमेरिकन नासा के ऊपर प्राउड फील करते हैं। तो नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जो अभी तक का लेटेस्ट टेलीस्कोप है। इससे पहले जो हम टेलीस्कोप बेटा यूज करते थे वो था हबल, HUBBLE, हबल टेलीस्कोप। TH यहाँ पर टेलीस्कोप को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्टकट मैंने लिखा है, हबल टेलीस्कोप। और लेकिन जेम्स वेब जो है वो हबल टेलीस्कोप से भी बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप है। हम इसकी मदद से किसी भी प्लैनेट को, किसी भी गैलेक्सी को, इवन हमारी अर्थ के ऊपर होने वाली ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इनको रेडियो टेलीस्कोप्स क्यों कहा जाता है, मुझे बताइए। हम डिफरेंट प्लैनेट्स पे एकदम से पहुंच नहीं पाते, पर लेकिन हम इन टेलीस्कोप की मदद से उन प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूर से ही कलेक्ट कर लेते हैं। मीन्स अगर वो इस तरह का टेलीस्कोप मेरे अर्थ पे है, तो अर्थ से अगर मैं मार्स को स्टडी करूंगा, तो मार्स की एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां पर किस तरह की गैसेस प्रिवेल करी हैं, अगर उस तरह की इंफॉर्मेशन बिना वहां पर गए, बिना फिजिकली वहां पर पहुंचे हुए हम ऑब्जर्व करें फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस, उसको कहते हैं रेडियो, व्हाट, हम इसको कहते हैं रेडियो टेलीस्कोप की मदद से, कि भाई रेडियो टेलीस्कोप की मदद से आप इस तरह की इंफॉर्मेशन गेन करें। तो रेडियो टेलीस्कोप का मीनिंग क्या है, रेडियो टेलीस्कोप का मीनिंग है कि किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेलीस्कोप्स प्लेसिंग ऑन व्हाट, प्लेसिंग ऑन अर्थ। तो आप इसको, एक पर्टिकुलर टर्म है इसके लिए, अब मुझे टर्म याद नहीं आ रही इसके लिए, जो हम यूज करते हैं। अब आपके पास दैट इज एस्ट्रोनॉमर, हम कह रहे हैं कि इन टेलीस्कोप की मदद से, जैसे जेम्स वेब हो गया या हबल हो गया या और भी जायंट टेलीस्कोप, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट टेलीस्कोप है वो ले में सेटल्ड है, क्योंकि ले ऐसी प्लेस पे है जहां पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती, तो स्पेस को ऑब्जर्व करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो लेह में हमारा टेलीस्कोप है, आप उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स रिलेशन टू अदर साइंसेस। अब लॉज ऑफ फिजिक्स को हम डिफरेंट फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे बायोफिजिक्स में ये कैसे यूज हो रहा है, ओशनोग्राफी, ओशंस की स्टडी,
सिस्मोग्राफी, जैसे आपके पास अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम फिजिक्स का कैसे यूज कर रहे हैं। तो नो डाउट एवरीवेयर एवरी साइंस इज लिंक्ड टू व्हाट फिजिक्स थ्रू आवर इन्वेंशंस। वो लिंक्ड है कहीं ना कहीं हमारी इन्वेंशन से। जो इन्वेंशंस फिजिक्स ने दी हैं वो आज की डेट में हर साइंस में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ रहा होगा। अब क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, तो मैं उसी के बारे में अब आपसे डिस्कस करूंगा। अब देखिए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर की अगर मैं बात करूं तो बेटा जितनी भी आपके पास देखिए हम कह सकते हैं कि वो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस भी हो सकती हैं, वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती हैं। मीन्स ऐसी फोर्सेस भी हैं जो हम फील कर पा रहे हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिसको हम फील नहीं कर पा रहे या जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमने कहा नेचर में क्या है, नेचर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ व्हाट फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय अस आर टू बी अप्लाइड बाय अस, एंड दीज मे बी माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस, सॉरी मैक्रो मीन्स जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या फिर जिसको हम फील कर पा रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशन, भाई ग्रेविटेशन को आप देख सकते हैं, मुझे बताइए सेब को फेंके ऊपर या बॉल को ऊपर फेंके वो वापस नीचे आएगी, यू कैन। फ्रिक्शन, बॉडी को जब आप मूव करते हैं, कुछ चीजें हैं जब आप पॉलिश सरफेस के ऊपर करेंगे तो स्मूथली मूव कर जाएगी, पर लेकिन अगर आपके पास रफ सरफेस है उसके ऊपर मूव करेंगे वो मूव नहीं करेगी। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है, या फिर डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। हमारा चौक के साथ बोर्ड पे लिखना वो भी फ्रिक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। हम जो वॉक कर पा रहे हैं ऑन द ग्राउंड दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस मींस जो आपके पास फोर्सेस इन कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें जैसे आपने एक बॉल को दूसरे दीवार पे फेंका, तो ये बॉल जो है दीवार के ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, मींस एक्शन होगा। तो अब दीवार भी रिएक्शन करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब दीवार का रिएक्शन बॉल के ऊपर है, वो बॉल रिटर्न बैक करती है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी है। तो आपके पास इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मीन्स आपके पास जब हम किसी लेट करते हैं कि मेरे पास कोई चार्जेस हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं, तो आप देखिए जब मेरे पास एक वायर है, इस वायर में से जब हम करंट को पास करते हैं तो इसके सराउंडिंग रीजन में क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो हम कह सकते हैं अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगी किसी दूसरे इसके पास रखे हुए किसी चार्ज को अफेक्ट करेगी, जब पास में प्लेस आपके पास किसी मैग्नेट को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इंटरएटॉमिक फोर्सेस, भाई एटम्स के बीच में आपसी एटम्स के बीच में भी फोर्सेस होती हैं। कैसे, एक एटम जब दूसरे एटम के पास है, जिस कर रहा हूं कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस था, ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इनके अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इनके अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मुझे पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल, और लेकिन न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कूलम्स फोर्सेस का कांसेप्ट यहां पर आ जाएगा। आपके पास इंटरएटॉमिक फोर्सेस या कूलम्स फोर्सेस के कांसेप्ट को हम यहां पर ले सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके अलावा आपके पास बट ऑल दिस फोर्सेस अराइजेस फ्रॉम सम बेसिक फोर्सेस। तो आपके पास वो जो बेसिक फोर्सेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। क्या कहते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। वो फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, वो कौन कौन से। नंबर 1 ग्रेविटेशन फोर्स। आपको ये याद रखना है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ मासेस। एनी टू मासेस एग्जिस्टिंग इन नेचर, वो कोई दो मासेस हो सकते हैं, या एनी टू बॉडीज एग्जिस्टिंग इन नेचर, क्योंकि बॉडी है तो मास भी होगा। वो मास चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे एक छोटे से मास और बिगर मास की बात की जा रही है, चाहे दो छोटे मासेस की बात की जा रही है, चाहे दो बिगर मासेस की बात की जा रही है, तो किन्हीं दो मासेस के बीच में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स की बात की जा रही है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जैसे अगर मैं अर्थ और मेरी बॉडी की ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूं, तो अर्थ मेरी बॉडी को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और इसी के कारण मैं अर्थ के साथ क्या हूं, चिपका हूं। तो ग्रेविटेशन पुल जो होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होता है। तो वहीं पे अगर मैं मून पे चला जाता हूं तो वहां पर ग्रेविटेशन पुल क्या है, कम है, अर्थ के मुकाबले 1/6 है। तो अगर मैं यहां पर 1 मीटर जंप करता हूं, लेट करते हैं कि अगर मैं यहां पर 1 मीटर जंप कर रहा हूं तो वहां पर मैं 6 मीटर जंप करूंगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी पुल क्या है, कम है, 1/6 टाइम। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपके पास ये जो फोर्सेज हैं ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होंगी,
आपके पास किन्हीं दो बॉडीज के बीच में अगर ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, हमेशा एक दूसरी ये बॉडीज जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इट ऑपरेट्स इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली किन्हीं दो बॉडीज की बात करें, किन्हीं भी दो बॉडीज, उनके बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है इमीडिएट नेबर में वो बॉडी है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नो, देखिए मेरी बॉडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के साथ भी है, मेरी बॉडी मून के साथ भी अफेक्टेड है। मून अलग बॉडी है, मेरा बॉडी अलग है, मून और अर्थ के बीच में अलग से है। तो हम कह रहे हैं ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाली किन्हीं दो बॉडीज के बीच में इंडिविजुअली क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और इसका रेंज क्या है, इसका रेंज इनफाइनाइट है। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे अर्थ और सन के बीच में भी है, अर्थ और मून के बीच में भी है। मैं हमारी अर्थ और किसी दूसरी गैलेक्सी के किसी प्लैनेट की बात कर रहा हूं, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं इसका रेंज बहुत बड़ा है। ये नेचर की सबसे वीकेस्ट फोर्स है। क्या है, वीक फोर्स है। और इसका अगर मैं स्ट्रेंथ न्यूक्लियर फोर्स के साथ करूं, न्यूक्लियर फोर्स नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। तो बेटा अगर न्यूक्लियर फोर्स के साथ मैं इसका स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करूं, अगर मैं कहता हूं न्यूक्लियर फोर्स 1 है, 1 लेके चलते हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है? इसका मतलब अगर न्यूक्लियर फोर्स 1 है तो ग्रेविटेशन फोर्स 1 का 10⁻38 है। तो आप सोचिए 1/10⁻38, तो 1/10⁻38 को हम क्या लिखेंगे भाई, 10 की पावर न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो हम 10⁻38। तो हम यहाँ पर तभी लिख रहे हैं इट इज, यहाँ पर देख लीजिएगा बेटा, इट इज 10⁻38 टाइम्स कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स को अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को मैं 1 मानता हूं, तो ग्रेविटेशन पुल जो है या ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स की कैटेगरी में आती है। अब बात सेकंड आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो बेटा इट इज ड्यू टू द स्टेशनरी या मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अगर आपके पास कोई चार्ज है, मैं कहता हूं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के अबाउट वो स्पेस जहां तक ये पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे छोटे से पॉजिटिव चार्ज को या किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा है। मुझे बताइए, पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यही पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो स्पेस जहां तक ये अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कर रहा है, वो इसका फील्ड कहलाता है। किसका फील्ड? इस मेन चार्ज का। तो ये जो चार्ज था जिसको मैं प्लस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, इस चार्ज का ये क्या कहलाएगा, जो डॉटेड रीजन मैंने बनाया, इस चार्ज का वो फील्ड कहलाएगा। तो मैं कह रहा हूं ये चार्ज अगर रेस्ट में है तब भी ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी, अगर ये चार्ज मूविंग है तब भी आपको सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी। इट इज ड्यू टू स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो चार्ज जब मूव करता है आपको पता करंट जनरेट हो जाती है। तो मुझे बताइए द फ्लो ऑफ द चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट, करंट। तो आपके पास जब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट होगा, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो आपस में रिलेट करना शुरू कर देगा। हम कह रहे हैं ये फोर्स भी क्या है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, ये रिपल्सिव भी हो सकती है। अभी अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया। मुझे बताइए पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। क्या करेगा, रिपेल। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो आप देखिए कि ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, जिसको आप कूलम्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के अंदर भी स्टडी करते हैं, कूलम्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसलिए ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तीसरा, इट ऑपरेट्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ये हमेशा फोर्सेस कहां पर एग्जिस्ट करेंगी, जहां पर चार्ज पार्टिकल्स होंगे। चौथा, इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट इन रेंज। इसका रेंज कैसा है, इनफाइनाइट है। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। इसका मीनिंग जरूरी नहीं है कि दो चार्जेस पास होंगे तो इंट्रैक्शन होगा। नो, इफ दे आर एक्चुअली लाइंग एट व्हाट, द डिस्टेंट प्लेसेस, इवन दो ये फोर्सेस क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन बेटा इसके साथ करूं, न्यूक्लियर फोर्स के साथ या ग्रेविटेशन फोर्स के साथ, तो पहले अगर ग्रेविटेशन फोर्स के साथ करूं इसका कंपैरिजन, तो ग्रेविटेशन तो बहुत वीक थी। हम कह रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स के मुकाबले ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशन फोर्स के मुकाबले। और लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कह रहा हूं ये 10⁻2 टाइम्स है, 10⁻2 टाइम्स। इसका मीनिंग अगर न्यूक्लियर फोर्स 1 है तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1/100 मीन्स 1/100 ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है। 100 मीन 1/10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मीन्स न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻²। तो कहने का मीनिंग है ये 1/100 टाइम है दैट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। जबकि ग्रेविटेशन फोर्स के साथ मुकाबला करें तो ग्रेविटेशन फोर्स से ये स्ट्रॉन्गर है और 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। बेटा न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो न्यूक्लियॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। बेटा आपको न्यूक्लियॉन्स का कॉन्सेप्ट मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी करवाया है, लेकिन आपको फिर बता दें
कि जब आप एटम को स्टडी कर रहे हैं, रफ डायग्राम, इस एटम में जब आप न्यूक्लियस को लेते हैं, किसको लेते हैं? न्यूक्लियस। बेटा ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस बना होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन्स जो होते हैं ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। अब मैं कह रहा हूं इस न्यूक्लियस में बहुत सारे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि हम इसको और ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये आपके पास है न्यूक्लियस। मैंने कहा इस न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। और ये प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स जो इसके भीतर हैं, इनको कलेक्टिवली बेटा हम नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अकेला होगा तो अकेले को मैं कहूंगा ये न्यूक्लियॉन है, लेकिन एक से ज्यादा की बात होगी तो न्यूक्लियॉन। अब आप देखिए, अगर आप इनके भीतर न्यूक्लियॉन्स को देखेंगे तो मुझे बताइए, इनके भीतर तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन का इंटरेक्शन हो सकता है। भाई कोई दो प्रोटॉन पास पास हो सकते हैं, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो सकता है, या एक न्यूट्रॉन किसी प्रोटॉन के पास हो सकता है, या कोई न्यूट्रॉन किसी न्यूट्रॉन के पास हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि इस न्यूक्लियस में, ये हमने क्या बताया था? हमने कहा था ये न्यूक्लियस है। हमने कहा इस न्यूक्लियस में 4 तरह की इंटरेक्शन हो सकती है। कौन कौन सी? प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन। ये सभी इंटरेक्शन अट्रैक्टिव नेचर की होती है। क्या होती है? अट्रैक्टिव नेचर की। मीन्स इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी रिपल्सिव नहीं होगी, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी। अब आप सोचेंगे भाई प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज था और ये प्रोटॉन भी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को तो रिपेल करना चाहिए, लेकिन ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ये प्रोटॉन पॉजिटिव है पर लेकिन ये न्यूट्रल है। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसी न्यूट्रल पार्टिकल को हमेशा अट्रैक्ट करता है। देखिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रल और प्रोटॉन, एक न्यूट्रल बॉडी हमेशा पॉजिटिव बॉडी के साथ अट्रैक्ट होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। भाई वहां पर तो न्यूट्रल थे, वहां पर तो चार्ज था नहीं, तो फिर वो भी अट्रैक्ट कैसे कर रही है? ये 4 तरह की इंटरेक्शन जो हमने बताई न्यूक्लियस के बीच में जो होती है बेटा, ये इंटरेक्शन अट्रैक्टिव नेचर की होती है। और ये नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक दूसरे को क्या करके रखती है? बाइंड कर रखती है। आज की डेट में इस न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन, देखिए ये 4 जो इंटरेक्शन मैंने बताई हैं, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करें, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की, बेटा ये जो इंटरेक्शन है ये यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस से बाइंड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग है इनके बीच में। हम इनको ब्रेक इजिली नहीं कर सकते। इसको एग्जाम्पल से समझिए। मुझे बताइए, आप और आपके फ्रेंड के बीच में जो बॉन्ड है, कोई तीसरा बंदा आके उस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है इतना इजिली? नहीं। उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ जाएगी, किसी दूसरे को बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली यहां पर भी इन इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जिस कंट्री के पास ये आज की डेट में टेक्नोलॉजी है, ये इनको अगर वो ब्रेक कर सकते हैं तो उनके पास आज न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आपको सोचिए, न्यूक्लियर वेपन्स इतना आसान नहीं है बनाना। ये सिर्फ उन्हीं कंट्री के पास अवेलेबल है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि इन न्यूक्लियॉन्स को अगर वो ब्रेक कर सकें। कहने का मीनिंग, ये जो फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव नेचर की है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने अट्रैक्टिव तो बता दिया, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? अभी भी तो बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, लाइक चार्जेस रिपेल करती हैं। तो न्यूक्लियस के बीच में ये अट्रैक्शन क्यों है? या आप हायर क्लासेस में जब आप 12th में जाएंगे तब आपको डिस्कस किया जाएगा। इसको हम कहते हैं युकावा थ्योरी। तो युकावा थ्योरी से हम आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, रिपल्सिव क्यों नहीं होती, और आपके पास वो अट्रैक्टिव नेचर की क्यों होती है। तो हमने कहा ये सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, बिटवीन द न्यूक्लियस। तो अब आप एटम के बीच में देखिए, न्यूक्लियस जो था का साइज तो एटम से भी छोटा था। भाई एटम तो आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच में, उसके अबाउट डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, हम उनकी बात। न्यूक्लियस तो उससे छोटा था। भाई एटम का अपना साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि न्यूक्लियस की साइज की बात करें तो वो उससे छोटा होता है, और उसका साइज कितना है? 10⁻15 मीटर। पर लेकिन आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो बेटा ये जो साइज है ये आपको पढ़ाया जाएगा 10⁻14 मीटर। तो आप न्यूक्लियर का साइज 10⁻14 मीटर भी अगर लिखते हैं एग्जाम्स में, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट वैल्यू 10⁻14
14 है, तो आप 10⁻14 कीजिए या 10⁻15 कीजिए, बोथ कैन गिव व्हाट, द गुड मार्क्स। तो हम कह रहे हैं इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, पर लेकिन आप इसको रिपल्सिव कंसिडर मत कीजिएगा, आप इसको ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर ही कीजिएगा, ठीक है। इट्स रेंज इज वेरी शॉर्ट, मैं इसको कट कर रहा हूं, रिपल्सिव मत बताइएगा, इसको सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर। इट्स रेंज इज वेरी शॉर्ट, हमने इसकी रेंज को शॉर्ट क्यों कहा? बेटा ये सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, भाई न्यूक्लियस तो बहुत छोटा साइज है, 10⁻14 या 10⁻15, इसके भीतर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लाई करते हैं ये उनके बीच में है। तो आप खुद सोचिए, साइज ऑफ एटम तो बहुत छोटा है, मैं तो एटम को नहीं देख पा रहा, तो न्यूक्लियस को देख पाऊंगा, वो तो उससे भी छोटा है। अब उस न्यूक्लियस के भीतर जो छोटा सा साइज है, उसी के बीच में ये फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इसका मीनिंग है इसका रेंज बहुत ही छोटा है। और फिर क्या है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, और ये नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसको हम इतना इजिली इन फोर्सेस को तोड़ नहीं सकते, मीन्स इनके बॉन्डिंग को, न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर की है। अब आपके पास बात आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की हम कह रहे हैं ऑपरेट्स विद इन द न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जब 12th में जाएंगे तो आप देखेंगे जब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होती है रेडियो एक्टिविटी के दौरान, जब न्यूक्लियस में से जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेडिएशंस निकलती हैं, हम कहते हैं अल्फा रेडिएशंस, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन जब निकलती हैं, तो कोई न्यूक्लियस जब आप डिसइंटीग्रेट होता है, अपनी एनर्जी को जब रिलीज करता है, तो उस दौरान आपके पास ये जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं, ये उस दौरान आपके पास फोर्सेस काउंट में आती हैं, मीन्स न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के दौरान। तो ऑपरेट्स विद इन द न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स के भीतर ही होगा, और लेकिन जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो वो अपने आप को चेंज करता है। वो कैसे चेंज करता है हम आपको बताएंगे। इट अपेयर्स ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव बीटा डिके, और ये कब आपके पास अपेयर होगी, ये फोर्सेस कब एग्जिस्ट करेंगी, जब रेडियोएक्टिविटी के दौरान बीटा डिके होगा। भाई ये बी नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, इसको आप बीटा डिके कीजिएगा, बीटा डिके। अब बीटा डिके क्या होता है? बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मीनिंग है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन -1 E0, आमतौर पर इलेक्ट्रॉन को -E से रिप्रेजेंट करते हैं, जब आपके पास रेडियोएक्टिविटी इस तरह से हो रही है, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इस तरह से हो रही है कि न्यूक्लियस के बीच में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब आप सोचेंगे भाई न्यूक्लियस के बीच में तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, न्यूक्लियस के बीच में तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे, तो जब हम डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? बेटा ये अपने आप को कन्वर्ट करता है। तो हमने कहा जब रेडियोएक्टिविटी जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो कैसे ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इनटू बीटा पार्टिकल्स या इनटू अल्फा पार्टिकल्स। तो कन्वर्शन कैसा होगा? जब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तब हम उनको अल्फा डिके कहेंगे, जब बीटा पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तब हम उनको बीटा पार्टिकल्स, बीटा डिके कहेंगे। इस तरह से जब आपको गामा रेडिएशंस निकलेंगे तो हम गामा डिके कहेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि डिके कौन सा है। तो हमने कहा ये वीक न्यूक्लियर फोर्स आपको कब अपेयर होगी? जब रेडियोएक्टिव डिके होगा, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा। और खासतौर पे कौन सा रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन? जब आपके पास बीटा पार्टिकल्स या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब आपके पास निकलेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट रेंज। बाय शॉर्ट रेंज क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होगा तब होगा। भाई न्यूक्लियस का साइज तो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं कि न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा है, 10⁻15 मीटर का है या 10⁻14 मीटर का है। इसका मीनिंग है ये सिर्फ उसी रेंज के बीच में जब डिसइंटीग्रेशन होती है तभी आपके पास डेवलप होती है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये शॉर्ट रेंज की। और लास्ट 10⁻13 टाइम्स दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये वीक ही है, 10⁻13 टाइम्स है। जब पावर में माइनस लग जाए तो इसका मीनिंग आप वीक की बात कर रहे हैं कंपैरिजन टू अदर, जब आप दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर पावर प्लस में है वो बिगर हो जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हुआ? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है। अब उससे लेस स्ट्रॉन्गर कौन सी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि वो 10⁻2 टाइम्स थी इससे न्यूक्लियस से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेकंड नंबर पे आ गई। थर्ड नंबर पे कौन आया? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ नंबर पे कौन आया? बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको इनकी रेंजेस पता चल गई होंगी कि नंबर 1, 2, 3 अगर मैं इनको असाइन करूं कि नंबर 1 पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो नंबर 1 पे आएगा ये नंबर 1। नंबर 2 पे कौन आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नंबर 3 पे कौन आएगा? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और नंबर 4 पे कौन आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपके पास पता चल गया कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सी वीकेस्ट है, कौन सी इंटरमीडिएट है। तो हमने आपको
फंडामेंटल फोर्सेज एग्जिस्टिंग इन नेचर के बारे में आपको बता दिया कि लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज जो हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं या अप्लाई करते हैं, एंड दीज कैन बी मैक्रो, दीज कैन बी माइक्रो। मैक्रो वो होगी जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं या जिनको देख पा रहे हैं। माइक्रो वो होगी जिनको आप नहीं कर पा रहे, जिनको हम कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं। तो 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस की। इसके बाद बेटा कंजर्वेशन लॉज की बात आती है। तो कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आपके पास उसमें हम सिर्फ एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करते थे पहले, की यहाँ बात आती है कि फिजिकल फिनोमेना जो होते हैं वो गवर्न करते हैं डिफरेंट फोर्सेस से। सेवरल क्वांटिटीज डू नॉट चेंज विद टाइम। हम कह रहे हैं टाइम के साथ बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो अपने आप को चेंज नहीं करती। दीज स्पेशल क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड क्वांटिटीज इन नेचर। तो उनको हम क्या कहते हैं? कंजर्व्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फॉर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो बॉडी की होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन कब? जब आप कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट लेंगे। ये सभी टॉपिक्स आप आने वाले टाइम में आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। अगर आप उस सिस्टम में से कुछ एनर्जी बाहर निकालते भी हैं तब भी ओवरऑल जो सिस्टम है, क्योंकि जब आप एक सिस्टम ले रहे हैं दूसरा सिस्टम ले रहे हैं, एक से निकाल रहे हैं दूसरे में डाल रहे हैं, तो एक में कम हो रही है दूसरे में क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। पर लेकिन एज ए होल दोनों सिस्टम को जब कंबाइन करेंगे तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। ये आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी जस्ट आप याद रखिए कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास हमेशा कंजर्व रहेगा। वी कंसिडर अनदर कंजर्वेशन लॉ टिल एडवेंट ऑफ द आइंस्टाइन। तो आपके पास क्या था? कंजर्वेशन ऑफ लॉज की बात करते हैं, देन इट वाज कन्वर्टेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। फिर बाद में हमने सिर्फ मास, पहले तो हम सिर्फ मास तक पढ़ रहे थे जब तक आइंस्टाइन का कंसेप्ट नहीं आया। फिर बाद में हमने कहा कि मास और एनर्जी एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। तो मास एनर्जी रिलेशन को आइंस्टाइन ने एक रिलेशन से बताया, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो बेटा ये E इक्वल्स टू mc स्क्वायर है क्या? ये फिजिक्स वर्ल्ड के सबसे फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन, सर आइंस्टाइन, इनका स्पेशल थ्योरी है मास एनर्जी रिलेशनशिप। इससे उन्होंने बताया कि हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? तो ये दोनों क्या है? कंजर्व है। देखो मास को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं, इसका मीनिंग मास कन्वर्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और एनर्जी को मैं मास में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं, इसका मीनिंग दोनों क्या है? कंजर्व है। तो सिस्टम में ये दोनों चीजें कंजर्व हैं। कैसे कंजर्व है? ये डिटेल टॉपिक है, इसको पढ़ाया जाए। उसके बाद आपके पास है मोमेंटम इज अनदर क्वांटिटी विच इज प्रिजर्व्ड। मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है? जैसे एंगुलर मोमेंटम की बात करें किसी आइसोलेटेड सिस्टम की, या फिर आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन हम अलग ढंग से करेंगे, वो आप सब टॉपिक्स एक एक करके बताइए। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर है। तो आप जैसे 12th में जाएंगे तो आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में वहां पर डिस्कस किया जाएगा। लेटर देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कॉल्ड बैरियन नंबर। बेटा ये बैरियन नंबर कंजर्वेशन क्या है, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन क्या है, या फिर आपके पास बोसॉन नंबर कंजर्वेशन क्या है? तो इन सब के बारे में आप जब हाई एनर्जी फिजिक्स को पढ़ेंगे, मीन्स आप बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में चले जाएंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब ये वहां पर करवाया जाएगा। तो अभी आपने दिमाग में सिर्फ कौन से टॉपिक्स रखने हैं? कंजर्वेशन लॉज इन जनरल, और आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन नेचर। तो बेटा ये अब कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, कौन कौन से डिफरेंट लॉज हैं और वो टेक्नोलॉजी कहां कहां पर आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज, ये देखिए फिजिक्स का ही इनोवेशन है, उसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर रहे हैं आज की डेट में। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज हम स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में कर रहे हैं। तो आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया है, तो वहां पर भी कॉन्सेप्ट किसका है? बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन वर्क कर रहा है? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। मुझे बताइए बैटरीज कैसे बनती है? आपके पास जो वर्किंग फिनोमेना है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट किसके हैं? फिजिक्स के हैं। तो नो डाउट, माना कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बताया था, लेकिन आप उसको भी डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन में रेडियोस कैसे वर्क कर रहे हैं, टीवी कैसे वर्क कर रहे हैं, फोन आपके कैसे वर्क कर रहे हैं, हम उसके बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैसे वर्क करते हैं, आपके पास सन कैसे एनर्जी जनरेट कर रहा है, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ
रॉकेट्स प्रपल्शन, जो आपके पास आज की डेट में हम रॉकेट्स जो स्पेस में भेज रहे हैं, सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं, उनकी लॉन्चिंग कैसे होती है। बर्नौलीज थ्योरम, एरोप्लेन्स मैंने आपको अभी भी जस्ट डिस्कस किया, प्लेन्स कैसे आपके पास फ्लाई कर जाते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए बर्नौलीज थ्योरम है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट जो है लेजर्स में आता है, कैसे लेजर इतना हाई इंटेंस बीम प्रोड्यूस कर सकता है, वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन आएगा। एक्सरेज मेडिकल डायग्नोसिस में यूज हो रहे हैं। अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड हम सुपर कंडक्टर्स में यूज करते हैं। देखिए, मैन, सुपरमैन, आप खुद कंपैरिजन कीजिए। मैन एक ऑर्डिनरी मैन, सुपरमैन मीन्स विच इज हैविंग सो मच एनर्जी। इस तरह से कंडक्टर जो अपने बीच से करंट को पास करे, सुपर कंडक्टर जिसमें करंट ड्रास्टिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आज की डेट में जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आमतौर पे सुपर कंप्यूटर्स, आज की डेट में सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर चले जा चुके हैं। हम क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गई है, प्रोसेसिंग बढ़ गई है। विद इन नो टाइम हम किस तरह का भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दीज हाई मैग्नेटिक फील्ड्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कैसे कंप्यूटर्स में हो रहा है या कैलकुलेटर्स में हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम ऑलरेडी बता चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी और जनरेशन में। ये टॉपिक ऑलरेडी क्या हो चुका है, वापस से रिपीट हो चुका है। इसलिए रिपीटेड टॉपिक हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। इसके अलावा बेटा आप देखिए, अब आपके पास ये जो लिस्ट है, अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर हमने नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है और किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये मैं लिस्ट रन कर रहा हूँ, तो ये आप लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए कि किसने क्या क्या दिया, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि मैं नहीं कहूंगा कि इस लिस्ट को याद कर लीजिए, जैसे जैसे आप फिजिक्स की थ्योरीज को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली इनके नाम, जैसे मैंने आपको अभी भी नाइल बोर का एक कॉन्सेप्ट करवाया था जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की थी। तो अगर आप याद रखेंगे, टॉप में जो नाइल बोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, हम यहाँ पर क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर था एटम का, वो नाइल बोर ने दिया था। तो स्लोली आपको हर साइंटिस्ट का नाम, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपके लेवल में जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको किसी ट्यूशन का जरूरत ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलरली इसको देखिए, तैयार कीजिए और एग्जाम्स में इसको फॉलो कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, बिना आप पैसे खर्च कीजिए। ट्यूशन में आप पैसा खर्च करेंगे, आप यूट्यूब पे आइए, मेरे साथ जुड़िए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, आप वो मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेक्चर लाऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर आज का पसंद आया होगा। प्लीज जाते जाते लॉग इन करके चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और यहाँ पर जाते जाते बेल आइकन को दबाते हुए जाए, ताकि जो मेरे लेक्चर्स जो आपके साथ शेयर करने हैं, वो इमीडिएटली जैसे ही मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊं, आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप यूट्यूब को लॉग इन करके अपने अकाउंट से यूट्यूब में मेरे वीडियो को देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। आई होप आज के लिए काफी है। नेक्स्ट अब न्यू वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।